जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डिड यू यूनिवर्सिटी पे। मैं आपका एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए अवेलेबल हूँ लेकर एक और प्रीवियस ईयर पेपर। जैसा कि स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे, आज मैं आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ ECO 201 यानी हमारे जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर। जैसा कि इस पेपर के टाइटल की बात करूं स्टूडेंट, तो इस पेपर का टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पार्ट 1, जो 3 क्रेडिट का आपका पेपर है। आप ये भी देख लो कि ये 2022-23 का पेपर है जो प्रीवियस में हुआ था। तो स्टूडेंट इस पेपर का क्रेडिट जाता है हमारी एक स्टूडेंट को जिन्होंने ये पेपर हमें अवेलेबल कराया है। तो चलिए आइए देखते हैं। इकोनॉमिक्स में काफ़ी डिमांड इस वीडियो की आ रही थी कि सर इकोनॉमिक्स के बारे में आप भी कराओ BA में, क्योंकि ये सब्जेक्ट काफ़ी बच्चों का है लेकिन इसके पेपर हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, तो डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। इसकी वीडियो हम नहीं करा पा रहे थे। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे, उनके राइट आंसर क्या है। तो देखिएगा, थोड़ा-सा स्टूडेंट कोऑपरेट करिएगा और अच्छे से नोट करिएगा चीज़ों को। कह रहा है कि द इकोनॉमिक ऑफ सर्वोदय इज एसोसिएटेड विथ, यानी सर्वोदय का जो सिद्धांत है या इकोनॉमिक ऑफ सर्वोदय का जो सिद्धांत है, सर्वोदय का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, ये सिद्धांत किससे संबंधित है। तो स्टूडेंट सर्वोदय का जो ये सिद्धांत है ये महात्मा गांधी का दिया हुआ है। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा कि इकोनॉमिक ऑफ सर्वोदय इज गिवन बाय महात्मा गांधी। स्टूडेंट क्वेश्चंस मैं आपको सारे दिखा दे रहा हूँ, इसके अनुरूप आप अपनी तैयारी को कर लीजिएगा, सारे ऑप्शन को, जरूरी बातों को नोट भी करिएगा। क्वेश्चन इन्हीं सारे ऑप्शनों के आसपास रहेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक हैं, तो देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक है किसकी, कौटिल्य की, जिसको हम चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूं कि अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, कौटिल्य की पुस्तक है, या जिसको चाणक्य भी होगा तो चाणक्य की है, या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राकृतिक विधान यानी नेचुरल ऑर्डर का सिद्धांत किसने दिया, तो नेचुरल ऑर्डर का सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो ये फिजियोक्रेट्स ने। ठीक है, ये फिजियोक्रेट्स। देखिए अब यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं जो जैसे एजुकेशन पढ़ते हैं, तो कह रहा है कि नेचुरल ऑर्डर यानी प्राकृतिक विधान का सिद्धांत दिया प्रकृतिवादियों ने। ठीक है, प्रकृतिवादियों को देखिए इकोनॉमिक्स में हम इनको फिजियोक्रेट्स बोलते हैं, लेकिन एजुकेशन में या और भी सब इनको नेचुरलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग है, प्रकृतिवादी जो इकोनॉमिक्स में होते हैं वो अलग होते हैं, और जो इतिहास भूगोल या हमारे शिक्षा शास्त्र में होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, उसका मतलब उनके में डिफरेंस है। और देखिए फिजियोक्रेट्स को क्या मानते हैं, फिजियोक्रेट यानी जो प्रकृतिवादी होते हैं इकोनॉमिक्स में, मानते हैं कि गॉड ने सबके उत्थान के लिए, वेलफेयर के लिए सभी वस्तुएं प्रकृति में दे दी हैं, और हमें जरूरत की सारी वस्तुएं हमें जमीन, खेती, कृषि से प्राप्त हो जाती है, ये प्रकृतिवादी मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत के वयोवृद्ध यानी ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है, भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है। तो स्टूडेंट ये बताना चाहूंगा आपको, दादा भाई नौरोजी, जो हमारा ऑप्शन 1 है ना, दादा भाई नौरोजी को, इनका इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, भारतीय इकोनॉमिक्स में, और इनको ही हम ओल्ड मैन, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अंग्रेजी में भी नाम रखे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के को फाउंडर माने जाते हैं। फाउंडर तो एलन एओ ह्यूम था, लेकिन को फाउंडर भी ये माने जाते हैं। स्टूडेंट आपको बताऊंगा दादा भाई नौरोजी के बारे में कि इन्होंने ड्रेन थियरी ऑफ वेल्थ दिया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने ही ड्रेन थियरी ऑफ वेल्थ दिया था। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्रेन थियरी ऑफ वेल्थ इज एसोसिएटेड बाय, तो जो कह रहा है अपवाह का सिद्धांत। हमारे स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स का जान लीजिए कि आपको नाम अंग्रेजी में भी देखने होंगे थियरी के, या अपवाह सिद्धांत दे दिया तो ठीक है, लेकिन कई जगह इसको ड्रेन थियरी को हिंदी में भी लिख देगा ड्रेन थियरी। तो ड्रेन थियरी किसका है, तो ये दादा भाई नौरोजी का ही है। ठीक है, ये इन्हीं का दिया हुआ सिद्धांत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ट्रस्टीशिप, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप वाज डेवलप्ड बाय, यानी जो न्यायधारिता, ट्रस्टीशिप मतलब ट्रस्ट का, ट्रस्ट से जुड़ा हुआ होना, तो ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो न्यायधारिता का सिद्धांत जिसे विकसित किया या दिया महात्मा गांधी ने। ठीक है, ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, इसलिए दिया था। ठीक है, और बता रहे कि ट्रस्टीशिप जो है ये कॉन्सेप्ट दिया था महात्मा गांधी ने। इन्होंने कहा था कि जो ट्रस्ट के जो देखभाल करता होंगे, जो ट्रस्टी होंगे, जो धनी लोग होंगे समाज के, जो अच्छा कार्य करते हैं, वो ट्रस्टों के ट्रस्टी बनेंगे, मतलब एक हेड बनेंगे, और वो उन ट्रस्टों के हेड बनेंगे जो ट्रस्ट गरीबों के देखभाल के लिए कार्य करते हैं। तो हमारे समाज के जो धनी वर्ग है, जो गरीब मतलब जो समाज में विकास करना चाहते हैं, जो अच्छे धनी वर्ग है, वो ट्रस्टों के हेड बनाए जाएंगे। यही ट्रस्टीशिप, ताकि गरीबों को कोई दिक्कत ना हो, ट्रस्ट अच्छे से चले, उसका मैनेजमेंट बड़े लोगों को, अमीर लोगों को देने की बात गांधी जी ने कही थी, जो समाज के विकास में अपना योगदान दे सके। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का प्रमुख शिल्पकार किसे कहा जाता है। तो देखिए संविधान लिखने का काम जो है, मतलब उसका ड्राफ्ट, ये सारा चीज करने का बी आर अम्बेडकर ने उसको रेडी किया था। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष जो था वो आपके राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, संविधान सभा के, तो बी आर अम्बेडकर को माना जाता है कि सारा संविधान बनाने का श्रेय इनको जाता है। ठीक है, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891
1 को इनका जन्म माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, अंबेडकर के अनुसार भारत में आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए प्रमुख बाधा क्या थी? तो अंबेडकर के हिसाब से, जिन्होंने भी अंबेडकर को थोड़ा बहुत भी आप जानते हैं, तो अकॉर्डिंग टू अंबेडकर मेजर ऑब्स्टेकल या अब्सोल्यूट जो कह रहा है ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक ग्रोथ, तो मेजर ऑब्स्टेकल की बात करें, बैरियर की बात करें, तो क्या माना था अंबेडकर ने कि इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे ज्यादा जाति प्रथा को माना था। किसको माना था? कास्ट सिस्टम को माना था। और देखिए क्या कहा था, कास्ट बिकम डायरेक्ट सोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इन्होंने कहा था कास्ट जो है बेरोजगारी का सीधा कारण है, क्योंकि भारत में कास्ट व्यवस्था इस समय इतना ज्यादा, अंबेडकर ने महसूस किया कि लोग दूसरे को काम नहीं दे रहे थे। जाति जो आज बिल्कुल जैसा नहीं है कि पहले जातियां देख के काम, जातियों के को ये काम यही जाति करेगा, ये यही करेगा, और इसके वजह से कह रहे थे भारत में आर्थिक प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। जाति पात के बंधन से अंबेडकर ने जाति प्रथा को भारतीय इकोनॉमिक्स में बाधा, भारतीय इकोनॉमिक ग्रोथ में बाधा मानता, चूंकि अंबेडकर भी बहुत बड़े और शास्त्री थे भारत के, ठीक है, उस अपने समय में, और उनके सिद्धांतों से ही बहुत सारा काम भारत में हुआ। अगला क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू मोस्ट मर्चेंटलिस्ट द गोल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी वाज, यानी जो मर्चेंटलिस्ट जिसको वाणिज्यवादी कहते हैं, यानी अधिक वाणिज्यवादियों, ज्यादातर वाणिज्यवादियों के अनुसार आर्थिक गतिविधि क्या कहलाती है? तो ज्यादातर बात करें तो इनके हिसाब से आर्थिक गतिविधि की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये जो ये कह रहा है, तो जो देखिए मर्चेंटलिस्ट थे, जिसको आप समझ सकते हो स्टूडेंट की, ये 16 से 18 सेंचुरी का ग्रुप था। ठीक है, मर्चेंटलाइज्ड मतलब 16 से 18 सेंचुरी में ये उभरा हुआ था। और ये इसका लक्ष्य क्या था? ये कहता है, देखिए मर्चेंटलिस्ट का क्या भाव होता था कि मैक्सिमाइज नेशन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को ज्यादातर आयात करना है देश में, मैक्सिमम एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट सरप्लस, और मिनिमाइज इंपोर्ट, और अपने देश का सामान कम बाहर भेजना है और ज्यादा से ज्यादा सामान अपने देश में ले आना है। तो उपभोग में ज्यादा, यानी ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा तो क्या करेगा? उपभोग ज्यादा करेगा। और बाहर दूसरे देशों को उस समय व्यापार का ये था कि ज्यादा से ज्यादा अपने देश में ला लो और अपने देश को, और अपने देश का सामान बाहर ना भेजो, जिससे आपके देश में कोई कमी ना हो। ठीक है, तो ये ज्यादा उपभोग करता था। ठीक है, ऑप्शन ए बी, सॉरी बी सही रहेगा, कंजम्पशन, क्योंकि इसका लक्ष्य था कि मैक्सिमाइज नेशन एक्सपोर्ट्स और मिनिमाइज इंपोर्ट फॉर इकोनॉमिक वेलफेयर। और 16 टू 18 सेंचुरी में ये ग्रुप था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड ट्रेजर फॉर फॉरेन ट्रेड लिखी गई पुस्तक है। तो देखिए इंग्लैंड ट्रेजर फॉर फॉरेन ट्रेड, ये बुक लिखी गई थॉमस मन द्वारा। ठीक है, थॉमस मन, ये बुक किसने लिखी? थॉमस मन ने। किसने, किस ईयर में लिखी अगर पूछता है तो 1630 में लिखी। किसमें लिखी? 1630 में लिखी। और ये छपी कब? 1664 में। लिख तो दिया था 30 में ही, पब्लिश हुई 1664 में। और ये जो थॉमस मन था, ये वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक डायरेक्टरों में से एक था। ठीक है, और इस पुस्तक में जो उसने सिद्धांत दिया, जिसको जो डॉक्ट्राइन दिया, जो सिद्धांत वाला आर्थिक मतलब सुधार का डॉक्ट्राइन जो दिया, इसी को मर्चेंटलिज्म कहा गया। इसी का डॉक्ट्राइन को क्या कहा गया? मर्चेंटलिज्म कहा गया। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिकवादियों का ऐसा समूह जो मानते थे कि राष्ट्रों की संपत्ति पूरी तरह से प्राप्त होती है, यानी जो फिजियोक्रेट्स जो थे, वो ऑफ इकोनॉमिक में वो क्या बिलीव करते हैं कि राष्ट्र का जो पूरा धन है, संपत्ति है, वो कहां से आता है? वो मानते थे कृषि से आता है। मैंने बताया था ना, लैंड को इंपॉर्टेंट देते थे वो, कि देश में कृषि में वो मानते थे कि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया, और हमारे खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था प्रकृति ने कर दी है, और वो कृषि को और ये इन सब चीजों को बड़ा प्रमुख मानते थे। वो उद्योग धंधे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विनिमय से उनका कोई नहीं था। उनका कॉन्सेप्ट था कि नेचर नहीं हमें सब कुछ दे देना है, जितना मानव को जरूरत है वो सारा नेचर देता है। एग्रीकल्चर उसमें, लैंड उसमें प्रमुख था। सत्य, अहिंसा और श्रम की प्रतिष्ठा का सरल 4 मूल किसने दिया है? तो देखिए, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, डिग्निटी ऑफ लेबर एंड सिंप्लिसिटी आर 4 फंडामेंटल बाय एम.के. गांधी। महात्मा गांधी का ये आर्थिक चिंतन है। गांधी इकोनॉमिक थॉट, हमारा ऑप्शन बी जो दिया हुआ है ना, ये सही रहेगा, गांधीयन इकोनॉमिक थॉट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार उत्पादन का अर्थ है, तो प्रकृतिवादी उत्पादन का क्या अर्थ करते हैं? क्रिएशन ऑफ कमोडिटीज, क्रिएशन ऑफ वैल्यू, क्रिएशन ऑफ सरप्लस, अतिरेक का साधन और सेवाओं का सृजन। ठीक है, तो जो प्रकृतिवादी हैं वो क्या करते थे? ठीक है, तो ये क्या करते थे? तो ये क्रिएशन, ये स्टूडेंट ये कहता है कि मैक्सिमाइज नेशन एक्सपोर्ट सरप्लस, तो एक्सपोर्ट का, तो ये क्या करते थे? अतिरेक, एक्सपोर्ट का सृजन करते थे ना। तो ये एक्सपोर्ट का, ये कहते थे मैक्सिमाइज नेशन एक्सपोर्ट, और मिनिमाइज करना था, कम करना था इंपोर्ट फॉर इकोनॉमिक वेलफेयर। तो वो उनका ये मानना था। ठीक है, तो इसके हिसाब से अतिरेक का सृजन राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? ये भी बहुत बड़े। और अमर्त्य सेन की नोबेल की प्राइज की बात करें स्टूडेंट, तो इनको देखिए, इनको नोबेल प्राइज 1998 में, ठीक है, आपको याद रखना है 1998 में इनको नोबेल। और बात करें इनको भारत रत्न 1999 में, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नोट करेगा कि भारत रत्न इनको कब मिला है?
1999 में, ये देख लीजिएगा। अमर्त्य सेन थे जो ना, ये बी आर अम्बेडकर को बहुत प्रभावित थे इनसे और इनको अपना गुरु मानते थे। ठीक है, इन्हीं के सिद्धांतों पे चल के इन्होंने कहा है कि मैंने अपनी पढ़ाई मतलब अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया और वो सारा काम किया है जो भी बी आर अम्बेडकर के दिखाए रास्तों पे अमर्त्य सेन चलते हैं और उनको अपना वास्तविक गुरु उन्हीं को मानते थे, भले उनसे कोई शिक्षा नहीं ली है। आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रणेता यानी पायोनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, तो इसका राइट आंसर है आर्थिक सॉरी इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात किया स्टूडेंट, अभी मैं बताऊंगा कि ये तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म का प्रवक्ता जो है आरसी दत्त, रोमेश चंद्र दत्त, राइट आंसर हो जाएगा रोमेश चंद्र दत्त। रमेश को ही बंगाली है तो इनको रोमेश बोला जाता है, रोमेश चंद्र दत्त को माना जाता है। ठीक है, आर्थिक राष्ट्र पायोनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म यानी आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रणेता आरसी दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अनुसार श्रमिकों को कितनी मजदूरी देनी चाहिए, मतलब कि अकॉर्डिंग टू वेजेस शुड बी गिवन टू द वर्कर, कितना वेज दिया जाना चाहिए, मजदूरी कितनी दी जानी चाहिए। तो मजदूरी स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि इतनी दी जानी चाहिए कि जिससे वो अपना जीवन निर्वाह पूरी तरह से कर सकें, अपने शरीर की सारी जरूरतों को वो पूरा कर सकें और वो सैलरी इतनी हो कि जिसके वजह से वो निष्ठा से अपने मालिक की सेवा कर सके। तो ऑप्शन ए सही है, इसमें दिया है जीवन निर्वाह के अनुरूप, बाकी का सीमांत उत्पादकता के अनुसार बिल्कुल नहीं, निर्वाह स्तर से कम नहीं, निर्वाह स्तर के बराबर जिससे उनका जीवन कट चल सके। ठीक है, तो ए सही हो जाएगा और ये भी कहा था कि इतनी होनी चाहिए कि वो निष्ठा से अपने मालिक की सेवा कर सके, मतलब लालच में आके नहीं, ये ना रहे कि मालिक को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ हो जाए, कुछ भी लालच में ना है, उनको इतना रहे कि वो सम्मान से अपने जीवन को जिए, उनको कोई कमी महसूस ना हो और उत्साह से अपने जो बॉस है उसकी सेवा कर सके। अगला क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक इतिहास के लेखक कौन है। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट ना, भारत का आर्थिक इतिहास, इसकी बात करें तो ये आरसी दत्त की पुस्तक हो जाती है। ये पुस्तक किसकी हो जाती है, आरसी दत्त यानी रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक है, भारत का आर्थिक इतिहास, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सप्त क्रांतियों का सिद्धांत किसने दिया। तो देखिए जो सप्त क्रांति का सिद्धांत था ये डॉक्टर आर्यम लोहिया यानी राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ये दिया था। ठीक है, और लोहिया बहुत बड़े समाजशास्त्री थे, समाज को लेकर चलने वाले थे, इकोनॉमिस्ट भी थे। ठीक है, तो ये सप्त क्रांति का सिद्धांत इनका दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में मैं बताऊंगा जो इनके बारे में और बताना है। अब कह रहा है कौन सी पुस्तक आर्यम लोहिया द्वारा लिखी गई है, विच बुक इज रिटन बाय। तो आर्यम राम मनोहर लोहिया की इसमें बात कर, द पॉलिटिक्स, सर्वोदय, व्हील ऑफ हिस्ट्री और द रिपब्लिक। तो इसमें से व्हील ऑफ हिस्ट्री इनकी लिखी हुई पुस्तक है। व्हील ऑफ हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास चक्र के नाम से हम जानते हैं, इसको इतिहास चक्र हिंदी में नाम है। मैं बोल रहा हूँ अंग्रेजी नाम याद रखना स्टूडेंट, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं। तो इतिहास चक्र, ठीक है, इतिहास चक्र आर्यम लोहिया की पुस्तक है। ठीक है, व्हील ऑफ हिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं। और जो द रिपब्लिक है ये तो प्लेटो का किताब है। सर्वोदय तो गांधी जी से जुड़ा हुआ है, द पॉलिटिक्स तो है नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, एकात्म मानवतावाद के प्रणेता। तो एकात्म मानवतावाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। ठीक है, एकात्म मानववाद यानी जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है उससे कौन जुड़ा हुआ है, तो उससे दीनदयाल उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक अर्थयाम का अव्यय नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अर्थयाम। तो कह रहा है उत्पादन को बढ़ाना बिल्कुल है, समान वितरण करना ठीक है, संयमित उपभोग करना बिल्कुल सही है, पूंजी को संगठित करना। देखिए अर्थयाम ये तीन चीजों को तो मानता है लेकिन पूंजी संगठन को नहीं मानता है। तो आपको पूछना, अगर पूछता है लक्ष्य क्या है तो तीनों को याद रखिएगा ऊपर के, और लक्ष्य नहीं है तो वो तो और भी ऑप्शन बदल सकता है कि तो पूंजी को संगठित करना नहीं मानता, वो उत्पादन को बढ़ाता है, समान वितरण, सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, और जो है रिस्ट्रेन यूज की, रिस्ट्रेन कंजप्शन की भी बात करता है, संयमित उपभोग की बात करता है, लेकिन पूंजी को संगठित करने की बात नहीं करता है। अधिकतम सुखी इच्छा रहित अवस्था में निहित है, ये किसका विचार है, कौन कहा था कि मैक्सिमम जो हैप्पीनेस है वो लाइज इन द वांटलेस स्टेट, मैक्सिमम हैप्पीनेस लाइज इन द वांटलेस स्टेट, यानी अधिकतम सुख इच्छा रहित अवस्था में निहित है। ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये भी भारत के एक अर्थशास्त्री जो हुए जेके मेहता साहब, जेके मेहता, राइट आंसर हो जाएगा जेके मेहता जी का है। किसका है, जेके मेहता का। इनको जमशेद काई खुसरो मेहता कहते हैं, 1901 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, इनका बर्थ कब हुआ था, 1901 में हुआ था। ठीक है, अब बाकी आप इनके बारे में जाके पढ़ लीजिएगा, जितने लोगों के नाम पूछे जा रहे हैं, जिनसे जुड़ी चीजें पूछी जा रही है वो नोट करिए, पॉइंट बनाइए और उसको अलग से आप पढ़िएगा स्टूडेंट। कह रहा है जेके मेहता ने किस विश्वविद्यालय से अध्ययन किया। तो देखिए इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो किया था ना, इस ऑप्शन में बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। तो हमारा ये ऑप्शन सही जगह कि वो किससे अध्ययन किया, उन्होंने अपनी उच्च पढ़ाई की इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इनकी प्रमुख पुस्तकों की बात कर ले स्टूडेंट, जो आप नोट कर लीजिएगा, इनकी प्रमुख पुस्तकें हो जाती हैं राइम रिदम ट्रुथ इन इकोनॉमिक्स, राइम रिदम ट्रुथ इन इकोनॉमिक्स, यानी राइम उसका, रिदम और ट्रुथ इन इकोनॉमिक्स। दूसरा था एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स के अव्यय, और तीसरा था गांधीयन थॉट। तो ये तीन प्रमुख पुस्तक इनकी थी। अगला क्वेश्चन है सतांपकारी। तो कह रहा है सतांपकारी, सॉरी गलत, तो सतांपकारी समृद्धि यानी इमर्जिंग ग्रोथ का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो इमर्जिंग ग्रोथ का कॉन्सेप्ट किसने दिया स्टूडेंट, तो ये भी ये हो जाता है जगदीश भगवती का कॉन्सेप्ट है ये, जो ऑप्शन डी कह रहा है ना,
डी ही सही हो जाएगा कि जे.एन. भगवती, जगदीश भगवती ने इस कॉन्सेप्ट को 1958 में दिया। किसमें? 1958। ईयर नोट करिएगा, अगर पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा और कॉन्सेप्ट को जाके भी देखिएगा। तो 1958 में दिया। ठीक है, मैं आपको जरूरी बातें बताते चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्लेटो द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तक है। तो देखिए प्लेटो ने जो बुक लिखी है स्टूडेंट, उसका नाम द रिपब्लिक है। प्लेटो की क्या है? द रिपब्लिक। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्लेटो की प्रमुख पुस्तक क्या हो जाती है? द रिपब्लिक। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसमें क्या क्या सिद्धांत दिया, थोड़ा थोड़ा अपना इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अध्ययन कर लीजिएगा। प्लेटो के गुरु कौन थे? तो प्लेटो का गुरु कौन था? प्लेटो के गुरु सुकरात थे। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्लेटो का जो गुरु था वो कौन था? स्टूडेंट सुकरात। और प्लेटो के गुरु सुकरात और प्लेटो का स्टूडेंट कौन था? अरिस्टोटल, जिसको अरस्तु आप कहते हो। ठीक है, तो इनका स्टूडेंट, प्लेटो का स्टूडेंट कौन था? यानी अरिस्टोटल के गुरु कौन थे? तो वो प्लेटो थे। अब प्लेटो के गुरु सुकरात थे। ठीक है, जिन्होंने विष पी लिया था, इनके बारे में तो आप काफी जानते होंगे। तो इस अगला क्वेश्चन है अरस्तु के आदर्श के अनुसार राज्य में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? ये तो क्वेश्चन बिल्कुल कहीं भी मिला ही नहीं। ठीक है, देखिए अब अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, दो चीजें हैं, ये तो होनी चाहिए क्योंकि देखिए जो अरिस्टोटल है ना, उसने आदर्श राज्य के बारे में कहा है कि इसकी जनसंख्या ना तो बहुत अधिक होनी चाहिए ना तो बहुत कम होनी चाहिए। लेकिन अगर यही अरिस्टोटल की जगह पे पूछ देता प्लेटो के अनुसार ना, तो प्लेटो के अनुसार का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। प्लेटो ने, देखिए स्टूडेंट बात करें तो 5040 कितना बताया था? 5 जो ऑप्शन ए है ना, अगर ये ऑप्शन प्लेटो हो जाए अरस्तु की जगह पे, तो हमारा ये ऑप्शन ए सही हो सकता है। अगर हो जाए तब, तो ए तब सही होगा जब अरस्तु की जगह पे प्लेटो हो जाए। अरस्तु की जगह पे क्या हो जाए? प्लेटो हो जाए, क्योंकि अरस्तु ने तो कोई संख्या बताया ही नहीं है किसी बुक में। आप अच्छी किताब में उठा लीजिए, संख्या का जिक्र उसने नहीं किया है आप। ठीक है, और बाकी एक और बता देता हूं, रूसो ने 10,000 बताया था। रूसो ने कितना बताया था? 10,000। तो रूसो के हिसाब से आप नोट कर लिया 10,000, प्लेटो के हिसाब से 5,040। बाकी अरस्तु ने कोई संख्या नहीं बताई है, यहां नाम में गलती हो गई क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। प्लेटो का जन्म कब हुआ? देखिए स्टूडेंट बोल रहा है, तो प्लेटो का जन्म 4027 से 28 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तो 428 बीसी, सॉरी ईसा पूर्व माना जाता है। तो 428 बिफोर क्राइस्ट इनका जन्म हम मान लेंगे, क्योंकि 427 428 में माना जाता है, तो यही सबसे सही हो जाएगा। और इनका जन्म क्लासिकल एथेंस ग्रीक में हुआ। अब मृत्यु की बात करें तो 347 348 ईस्वी के आसपास हुई। ठीक है, ईसा पूर्व में हुई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अर्थशास्त्री वर्णिकवाद से संबंधित है, कौन सा इसमें इकोनॉमिस्ट मर्चेंटलिज्म से जुड़ा हुआ है? तो मर्चेंटलिज्म से जुड़ा हुआ इकोनॉमिस्ट कौन है? एडम स्मिथ खुद है। इनका तो, जिनको आपको क्या मानते हो, इकोनॉमिक्स का फादर मानते हो ना, एडम स्मिथ को, तो यही वर्णिकवाद से यानी मर्चेंटलिज्म से जुड़े हुए है। ठीक है, एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सारणी का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? आर्थिक सारणी जिसको है, जिसको आप क्या बोलते हो? टेबलो इकोनॉमिक क्यू। तो टेबलो इकोनॉमिक क्यू जो है, ये किसका दिया हुआ है? इसको दिया हमारे जो बहुत फेमस हुए फ्रैंकोइस क्वेजनी ने। ठीक है, किसने दिया? फ्रैंकोइस क्विजनी ने। ठीक है, तो हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्रांसिस के ने लिखा हुआ है। अब उसको हो सकता है क्योंकि ये दूसरा रसियन नाम की तरफ ये फ्रांसिस नाम है, तो फ्रैंकोइस क्यूजनी, जिसको हिंदी में फ्रांसिस के ने लिखा हुआ है, तो आप इसको मान सकते हो। ठीक है, ये 1758 में दिया था। किसने दिया था? 1758 में। अब एक बात और बताऊंगा इनके बारे में, नोट कर लेना कि 1758 में दिया। अब इन्होंने माना स्टूडेंट कि इन्होंने कहा कि क्या कहा कि आगे चल के फ्रैंकोइस क्विजनी ने 1798 में ये दिया। ठीक है, और जिससे फिजियोक्रेटिक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक की स्थापना हुई। इसी इसी जो टेबलो इकोनॉमिक्स थी, इसकी वजह से इन्होंने एक अलग शाखा की स्थापना की, जो क्या कहलाया? जो कहलाया फिजियोक्रेट्स स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी प्रकृतिवादियों का इकोनॉमिक्स की वही जो भी आप कह लीजिए कि प्रकृतिवादियों का इकोनॉमिक्स का विद्यालय, जो भी आप कह सकते हो कि फिजियोक्रेट्स स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना नोट कर लीजिएगा। फ्रांसिस क्वेजनी, जिसको केने भी लिखा हुआ है हिंदी में, उसने की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकृतिवादियों से संबंधित नहीं है? यानी जो हमारे फिजियोक्रेट्स को बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट, उसको देख के ही जाइएगा आप। तो कौन सा उनसे सिद्धांत संबंधित नहीं है? ठीक है, तो स्टूडेंट बात कर रहा है संपत्ति का प्रतिभ्रमण, प्राकृतिक व्यवस्था, अनुकूल विदेशी व्यापार, नेट प्रोडक्शन। तो रोटेशन ऑफ वेल्थ, नेचुरल ऑर्डर, फेवरेबल फॉरेन ट्रेड और शुद्ध उत्पादन। शुद्ध उत्पादन पे तो बात है, प्राकृतिक व्यवस्था पे बात है। अब कह रहा है रोटेशन ऑफ वेल्थ, संपत्ति का परिभ्रमण की बात है, लेकिन जो फेवरेबल फॉरेन ट्रेड जो कह रहा है, फेवरेबल फॉरेन ट्रेड, ठीक है, तो अनुकूल विदेशी व्यापार की बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? तो बात करेंगे स्टूडेंट प्लेटो के वास्तविक नाम की, तो इसका वास्तविक नाम स्टूडेंट हो जाता है अरिस्टोक्लेस। अरिस्टोक्लेस जो हमारा पहला ऑप्शन है ना, अरिस्टोक्लेस, तो अरिस्टोक्लीज लिखा है, तो ये इसका पूरा नाम हो जाता है। ठीक है, अरिस्टोक्लीज, यही इसका पूरा नाम था, जन्म के बारे में मैंने आपको बताया ही।
गांधी जी ने अर्थशास्त्र के संबंध में किसके साथ स्थापित किया? अर्थशास्त्र का, यानी गांधी जी स्टैब्लिश रिलेशन ऑफ इकोनॉमिक विद द फॉलोइंग। तो अर्थ का संबंध किससे कहा है? तो इन्होंने अर्थशास्त्र का संबंध किससे कहा है? अर्थशास्त्र का संबंध इन्होंने कर है भौतिकता यानी फिजिकलिटी, मोरालिटी, नेशनलिटी और मनी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा नेशनलिटी से किया है। ठीक है, अर्थवाद को अर्थशास्त्र को किससे जोड़ा? नेशनलिटी से, राष्ट्रीयता से जोड़ा है। अगला क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर निम्नलिखित से किसने शोध किया? द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, हु डिड रिसर्च ऑन द प्रॉब्लम ऑफ रूपी? प्रॉब्लम ऑफ रूपी में किसने शोध किया? तो ये इसी प्रॉब्लम ऑफ रूपी जो था, बी आर अम्बेडकर की बात करेंगे स्टूडेंट कि द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, ये किसकी थे? तो ये बी आर अम्बेडकर का है। ठीक है, इसी पे इन्होंने शोध भी किया। ठीक है, इसी पे इन्होंने अपना रिसर्च को आगे बढ़ाया, पीएचडी को आगे वो परस्यू किया। ठीक है, तो ये बी आर अम्बेडकर का शोध का विषय था, जिन्होंने भारतीय और इसी सिद्धांत, इसी को जो ये काम किया, इट्स ओरिजिनल डेवलपमेंट, माना जाता है कि इससे ही आगे चलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नींव रखने में मदद मिली। कहीं ना कहीं इसमें भारत का एक अपना राष्ट्रीयकृत बैंक होने की बात की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एसबीआई या आरबीआई होगा, आप उसको जाके कंफर्म कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा होता है कि एसबीआई या आरबीआई में स्थापना करने में मदद किया था। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा इसको अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आरसी दत्त के अनुसार ब्रिटिश काल में भारत की निर्धनता का कारण। आरसी दत्त के अनुसार भारत में निर्धनता का कारण अकॉर्डिंग टू आरसी द रीजन ऑफ इंडियाज पॉवर्टी। तो उन्होंने क्या कहा? खेती की दुर्दशा, कुटीर उद्योगों का विनाश, अत्यधिक कष्टकारी भूमि कर, इनमें से सभी। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी की बात की, कि खेती की दशा बेकार है, कुटीर या जो लघु उद्योग है, काटेज इंडस्ट्री, लघु उद्योग जिसको कहते हैं, वो भी उसकी हालत खराब है, अत्यधिक कष्टकारी जो लैंड टैक्स है वो बहुत ज्यादा है। तो सबकी बात की थी आरसी दत्त ने कि ये सारे कॉजेज है हमारे पिछड़े होने के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पावर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो पावर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल के क्या है? तो ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? देखिए दादा भाई नौरोजी से कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए, इनको अच्छे से आपको देख के जाना है। ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, पावर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कि उन्होंने माना था कि जो ब्रिटिश शासन है ना, वो ड्रेन थियरी में ये कहा, देखिए ड्रेन थियरी भी दिया था। ड्रेन थियरी में कहा था कि ये अंग्रेजी और ब्रिटिश शासन क्या कर रहा है? एक ड्रेन का काम कर रहा है, और भारत का सारा पैसा बहा ले जा रहा है, अपने देश में उठा ले जा रहा है, ड्रेन की तरह लगा दिया है। पानी यहाँ का पानी जैसे ड्रेन होता है ना, कि ड्रेन लगा दीजिए तो एक जगह का पानी दूसरी जगह जाके आपके खाली हो जाता है, भरा हुआ पानी। तो भारत में इतना धन भरा था, वो करे ड्रेन सिस्टम का तरीका अपनाकर इंग्लैंड भारत के सारे धन को कहां ले जा रहा है? अपने देश में उठा ले जा रहा है। ठीक है, तो वही अब यहाँ पे भी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताए थे कि गरीबी, और गरीबी का कारण विदेशी व्यवस्था है। विदेशी ने भारतों पे इतना कर करके भारत में गरीबी बढ़ गई, नहीं तो भारत तो बहुत अमीर और समृद्धशाली देश था, यहाँ पे गरीबी नामो निशान नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यवसाय को कौटिल्य सर्वाधिक महत्व दिया है? तो इन्होंने किसको सर्वाधिक महत्व दिया है कौटिल्य ने? किस व्यवसाय को? तो ट्रेड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और माइनिंग। ठीक है, तो इन्होंने सबसे ज्यादा महत्व कृषि पे दिया है, व्यापार पे भी दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व कृषि को दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्लेटो ने स्थापित किया। प्लेटो ने क्या स्थापित किया? तो प्लेटो ने, स्टूडेंट बात करें, इसने द एकेडमी नाम की संस्था स्थापित की, द एकेडमी, जिसमें माना जाता है कि प्लेटो आजीवन इसका क्या रहा? प्रधान आचार्य रहा, जिसका प्रधान आचार्य भी कह सकते हो, इसका प्रमुख आचार्य रहा, आजीवन रहा। और माना जाता है कि 20 साल, जब तक अरिस्टोटल ने अपना विश्वविद्यालय, अपना विद्यालय नहीं खोल लिया था, तब तक 20 सालों तक यहाँ पे अरिस्टोटल ने भी पढ़ाया, जिसको अरस्तु आप कहते हैं, उसने भी पढ़ाया। तो प्लेटो का इंस्टीट्यूट क्या था? द एकेडमी। जो 39वां क्वेश्चन स्टूडेंट आपको देख लेना है, अरस्तु के अनुसार निम्न से समुदाय का उच्चतम स्वरूप है। तो इन्होंने क्या कहा? राज्य को सर्वोच्चम समुदाय कहा है। किसको? राज्य को। तो निम्न से समुदाय का क्या है? तो राज्य है। समुदाय का उच्चतम या सर्वोच्चतम रूप क्या है? राज्य को सर्वोच्चतम समुदाय अरिस्टोटल ने कहा है। तो इसके हिसाब से द स्टेट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वणिकवादी समर्थक यानी मर्चेंटलिस्ट किसके समर्थक थे? तो मर्चेंटलिस्ट की बात करें, प्रतिकूल व्यापार संतुलन के, अनुकूल व्यापार संतुलन के, समान व्यापार संतुलन, इनमें से सभी। तो ये किसके समर्थक थे? ये जो मर्चेंटलिस्ट थे, वो ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहते थे। तो कभी भी तो अनुकूल, फेवरेबल बैलेंस ट्रेड, अनुकूल व्यापार ट्रेड के, और मतलब समान व्यापार संतुलन के तो बिल्कुल नहीं थे। अनफेवरेबल बैलेंस ट्रेड, प्रतिकूल व्यापार संतुलन के समर्थक थे। मतलब ये अनुकूल व्यापार, जहां से इनको ज्यादा मिल रहा था ना, तो ये किसके समर्थक थे? ज्यादा से ज्यादा अपना, देखिए मैंने साफ बता दिया स्टूडेंट, आप इसको अपने लेवल पे भी क्रॉस चेक कर लेना। इनका मैक्सिमम ये कहते थे कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट करो, मिनिमम इंपोर्ट करो। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैक्सिमम एक्सपोर्ट कर लेते थे वो। तो फेवरेबल बैलेंस ट्रेड नहीं करते थे। फेवरेबल ये मतलब अनुकूल व्यापार संतुलन या प्रतिकूल, अनफेवरेबल बैलेंस ट्रेड इनका था। ठीक है, एक्चुअली ज्यादा एक्सपोर्ट तो फेवरेबल कैसे हुआ? और
इसके हिसाब से ये राइट आंसर हो जाए। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट बी पे हम जाएँगे, क्योंकि वो अनुकूल व्यापार संतुलन करना चाहते थे, इक्वल तो नहीं था, बराबरी का नहीं करते थे वो। अपने फेवर में ज़्यादा करते थे, तो फेवरेबल बैलेंस ट्रेड के साथ हम चले जाएँगे। बाकी स्टूडेंट अगर किसी क्वेश्चन के आंसर आपको रॉन्ग लगेंगे, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? हमने अपने तरफ से इस पेपर को आपके रिक्वेस्ट पे बहुत जल्दी सॉल्व कराने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही में हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से जुड़कर कोई भी बातें हम अपनी हमें सीधे पहुँचा सकते हैं। आपको एग्जामिनेशन के लिए गुड लक स्टूडेंट्स।